जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइज एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से, जिससे कि ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अन्य किसी भी चैनल से अगर ये अपलोड किया जाता है तो इलीगल होगा। इसके लिए कोई भी अगर आपसे पैसे लेकर अगर वीडियो दिखाता है, इलीगल होगा। निःशुल्क वितरण के लिए है। निःशुल्क आप फेसबुक पर अपने अकाउंट पर इसे शेयर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसका है उसी का रहने दें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी है। एक अच्छे व्यक्तित्व में आईएएस पीसीएस के लिए, यूपीएससी और पीसीएस के लिए क्या गुण होने चाहिए, मैंने अपनी एक पुस्तक में इंटरव्यू के लिंक आपको नीचे, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको लिखूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। मेरे ही वीडियोस के, मेरी इंटरव्यू पर जो पुस्तक थी, उस पुस्तक मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और वीडियो हैं, वो सब एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं। उस प्लेलिस्ट का यूआरएल जो है मैं इसकी वीडियो के नीचे पोस्ट करूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो एक अच्छे व्यक्तित्व में क्या गुण होने चाहिए, मैंने क्लास में लिखाए हैं, बताए हैं मेरे सामने, जिससे कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊं, तो मैंने अपने सामने रखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जनरली ये बातें आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। इसके लिए कोई आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वो नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें आपको ध्यान नहीं आती हैं या आप सोच नहीं पाते उस समय। व्हाट ए गुड पर्सनैलिटी नीड्स, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या चाहिए होता है। सीधी बात है, पहला अच्छा व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है, जिसको देखकर व्यक्ति प्रभावित होता है। देखो, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब कोई जलता है आपसे ना, तो इसका मतलब आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपसे प्रभावित हो रहा है। वो प्रभावित होता तभी तो जल भुन के राख हो गया। ये उसकी व्यक्तित्व की कमी है कि वो जल भुन के राख हो गया। जैसे मुझसे बहुत से लोग यूट्यूब पे जल जाते हैं। ये जो नीचे अंगूठे वाले होते हैं ना, ये पहचान है कि ईश्वर कृपा है, व्यक्तित्व अच्छा है, तभी तो ये टूटे अंगूठे नीचे होते हैं। क्योंकि वो जले भुने जा रहे हैं, खाक हुए जा रहे हैं, गलत सलत कमेंट करते हैं। ये आपके ऊपर भी होता है, इसलिए चिंता मत करिए। अगर आपकी आलोचना होती है, कोई आपको डिसलाइक करता है, इसका मतलब आपके व्यक्तित्व से प्रभावित है बुरी तरह से, और इतना ज्यादा कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जला भुना जा रहा है, खाक हुआ जा रहा है। होने दो खाक, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे व्यक्तित्व में इसलिए आत्मविश्वास चाहिए। आप अपने ऊपर विश्वास करें कि आप सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हैं। सब कुछ तो दुनिया में कोई नहीं होता, सब कुछ तो ऊपर वाला होता है। आप आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपका सेल्फ रिलायंस है। अब इसमें पेच मत निकालिए बिना मतलब के कि अभी तो मैं पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहा हूं। पेरेंट्स पर डिपेंड होना कोई बुरी बात नहीं है, डिपेंड बने रहना बुरी बात है। आप अगर आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो इस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं, तभी तो आप इतने ऊंचे पद पर पहुंच रहे हैं कि आप उन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये डिपेंडेंस नहीं, याद रखिए। इसके बाद है कि हाँ, आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, बंधुत्व, नेतृत्व। आपके अंदर सिलेबस देख लीजिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में रखा हुआ है, ये गुण आपके अंदर होने चाहिए। यहाँ रीजनिंग मैथ्स काम नहीं आएगी इंटरव्यू में। तो आपको आत्मविश्वास चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होता है, आफ्टर ऑल आपको ये पता ही होगा कैसे जनरेट होता है, ज्ञान से होता है। अभी आपने ना प्री किया है ना मेंस किया, तो आपको लगता है कई बार कि मेरे अंदर कैसे होगा। इंटरव्यू में जाने वाले हर एक के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही है, फिर भी क्यों रह जाते हैं लोग, मैं बताऊंगा। आत्मविश्वास तो होता ही है, तभी तो वो निकले हैं, वहां तक पहुंचे हैं। उत्साह होना चाहिए। कई बार लोगों के उत्साह नहीं होता, मरे मरे से बोलते रहते हैं, उनके अंदर एक खास तरह का जो एंथुसियाज्म है वो नहीं होता। ये आत्मविश्वास अध्ययन से आता है, यह आत्मविश्वास आस्था से आता है। कर सके तो उस परम परमेश्वर में, ऊपर वाले में आस्था रखें, बहुत आवश्यक है। किसी भी नाम से नाम लें, उसका लें, आपके अंदर उत्साह आएगा, आत्मविश्वास आएगा। ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब यह है कि अभी तो आपके जीवन में बेईमानी का प्रवेश ही नहीं हुआ है। अभी भी अगर ईमानदार नहीं हो तो कब होगे? आगे तो बहुत से मौके आएंगे बेईमान होने के। तब बनाए रखो, तब जानेंगे। अभी तो बने रहो ईमानदार। बहुत से लोग इसी में बेईमानी, बचपन से बेईमानी की आदत डालते हैं। छोटे भाई बहन की चीज़ों को चुरा लेना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, उनको तंग करना, हेरेसमेंट करना, ये अच्छे लक्षण नहीं है। इनको दूर कर लीजिए अभी से, जब तक इंटरव्यू की नौबत आए तब तक इनको दूर कर लीजिए। ईमानदारी आंखों से टपकती है। आपकी आंखें निश्चल, निश्चल, निश्चल नहीं, निश्चल, यानी बिना किसी छल के, धुली हुई, साफ एकदम दिखना चाहिए कि आप ईमानदार हैं।
होंगे तो ज़रूर दिखेंगे, नहीं होंगे तो कदापि नहीं दिखेंगे। आप ड्रामा इतना कर नहीं पाएंगे। ईमानदारी बरतिए लाइफ में। ईमानदारी का मतलब यही नहीं होता है कि सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, ये बात नहीं। अगर आवश्यकता नहीं है तो मत बोलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सच बोलेंगे कड़वा होगा, दूसरों को बुरा लगेगा। ज़रूरत क्या है बोलने की, क्या पड़ी हुई है आपको बोलने की? कोई ज़रूरत नहीं है। अनावश्यक जो है किसी भी बात में पैर डालने से कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि जहाँ भी कुछ बुरा है वो उसको एकदम बोलने लगे। नो, साइलेंट रहिए। अगर आपसे कोई तारतम्य नहीं है, अगर उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो सूचित कर दीजिए। जो भी जहाँ करना है, जैसे भी करना है, नाम से या बेनामी तौर पर सूचित करिए, वो ठीक है। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान तो है ही है, तभी तो मेंस तक पहुँचे, मेंस तक, इंटरव्यू तक पहुँचे, मेंस क्लियर किया हुआ है। बंधुत्व और नेतृत्व, ये कई ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया था कि इंट्रोवर्ट। बिल्कुल, इंट्रोवर्ट का मतलब ये थोड़ी कि आप में जो बंधुता नहीं है, बंधुत्व नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, लीडरशिप नहीं है। यू कैन लीड सर्टेनली, आप लीडर तो बनने जा ही रहे हैं। लीडर का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर। मतलब यह है कि जब आपका व्यक्तित्व होता है तो सारे लोग आपकी बात सुनते हैं। अभी आप लीडरशिप करेंगे तो पॉलिटिकल टाइप की होगी, या तो आप लोगों से आकर्षक बातें कहेंगे तो ही लोग सुनेंगे। जब आप प्री करके मेंस करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं, ये प्री और मेंस तो कर लो पहले। ये करने के लिए ज़रूरी है कि समाज से थोड़े दूर रहें। अगर आप कट के रहेंगे तो ही प्री और मेंस कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर क्षमता अवश्य होनी चाहिए। देखिए, जब आप आईएएस बन जाते हैं, आप बने बनाए लीडर होते हैं, टेलर मेड एकदम पक्के तौर पर बने हुए, लेकिन इंटरव्यू में ये प्रदर्शित करना होता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। कई बार वो लोग पूछते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ के थोड़े बहुत नंबर कटते जोड़ते रहते हैं, कोई फुल प्रूफ फार्मूला नहीं है। मैं डिस्क्लेमर लगा दूं, मैं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ, 16 साल से आईएएस पीसीएस बना रहा हूँ। ईश्वर कृपा है, उन्हीं कृपा से बनते हैं, मेरे बनाए कौन बनता है। लोग मेहनत करते हैं तो बनते हैं, लेकिन कहा तो यही जाता है गुरु का नाम तो होता ही है। तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरी अथॉरिटी है गाइड करने की। लेकिन अगर इस गाइडेंस की वजह से आपका किसी कारण से आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका नहीं होता, ईश्वर ना करे ऐसा हो, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो, मेरी दुआ यही है। लेकिन अगर नहीं होता तो मेरी कोई नैतिक या लीगल जिम्मेदारी नहीं है इस बात के लिए। रीज़न ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वहाँ एक छोटे से हाव भाव से, मैं आपको चेहरा नहीं बता सकता कैसा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से हाव भाव से आपका सिलेक्शन रह जाता है। आपकी एक भ्रुकुटी संचालन से, केवल एक चेहरे पे एक भाव आने से आपके नंबर कम हो जाते हैं। तमाम बातें होती हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मेरी बातों से मतभेद किसी और से हो, जैसे कल एक लड़के ने पूछा था कि मेरे स्टेट के आईएएस आईपीएस ऐसे बोलते हैं, वैसे अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आखिर उन टॉपिक पे आऊँगा तो मैं बताऊँगा। देखिए, अगर मैंने आपको 50 बातें बताई, एक बात में डिफरेंस है किसी से, आपकी इच्छा है, जिसको मानना हो मान लीजिए। आप फुल शर्ट पैंट पहन के जाइए या इस पर टाई लगा लीजिए। मेरा मानना है कि फुल शर्ट पे टाई लगाना सेल्समैन वाला काम है, मैं ये मानता हूँ। मैं ही नहीं, बहुत से आईएएस मानते हैं ये कि फुल शर्ट पे टाई लगाने का मतलब क्या है, सेल्समैन का इंटरव्यू थोड़ी देने जा रहे। मैं फिर कहूँगा सेल्समैन कोई बुरी बात नहीं है, अपनी नौकरी उसकी अच्छी है, सम्मानजनक है प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन यहाँ तो आप आईएएस बनने जा रहे हैं। कोई आईएएस टाई लगा के नहीं बैठा होता ऑफिसों में। आप देखिए तो कलेक्टर्स के फोटो देखिए, ये मेहनत का काम है, परिश्रम का काम है, जनता के संपर्क में रहने का काम है। ये ऐसी चीज़ नहीं है। तो अगर इसमें मतभेद है, कोई कहता है तो आप वो करके देख लीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं कहता, कोई बहस नहीं कर सकता इस बात के लिए। अगर कोई, दूसरी बात यह है, आईएएस होना अलग बात है और शिक्षक होना अलग बात है। मैं दोनों हूँ। बहुत सारे आईएएस हैं जो पढ़ा नहीं रहे, बहुत सारे हैं जिनको ज़माना हो गया निकले, ज़माना मुझे भी हो गया, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली। जब मैं ऑफिशियली नहीं पढ़ा रहा था कोचिंग खोलकर, उससे पहले मैं बराबर पढ़ाता रहा हूँ। यानी कि मैंने करीब करीब 90 से, सन 90 जब से कानपुर उत्कर्ष अकेडमी के एस्टेब्लिशमेंट किया है, मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ, घेर घार के निःशुल्क लोगों को पढ़ाता ही रहा हूँ, लोगों को मार्गदर्शन देता रहा हूँ। आदत है मेरी, बाज तो आ नहीं सकता उस चीज़ से। शिक्षण आदत है, टीचिंग जिसकी हैबिट होती है वो बाज नहीं आ सकता। टीचर के लिए सुरेश शर्मा ने एक जोक सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अध्यापक जो है सबसे ज़्यादा कमा सकता है। क्यों? बोले, दो अध्यापक जो है टाटा की फैक्ट्री के बगल से जा रहे थे। एक अध्यापक ने दूसरे से कहा कि कल को अगर टाटा अगर पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दे तो तुम क्या करोगे? उसने कहा टाटा से ज़्यादा कमा लूंगा। उसने कहा वो कैसे, जब टाटा की पूरी फैक्ट्री तुम्हारे नाम हो जाएंगी तो टाटा जितना ही तो कमाओगे। उसने कहा नहीं, जो ट्यूशन चल रहे हैं वो थोड़ी छोड़ दूंगा, वो भी तो करूंगा। तो टीचर टीचिंग से बाज तो आ नहीं सकता। तो अध्यापक रहेगा, आईएएस बनेगा तब भी अध्यापक रहेगा। मैं तो पहले से था, मेरा पूरा खानदान अध्यापक है, तो पढ़ाऊंगा तो जरूर।
तो आपके अंदर नेतृत्व की भावना और बंधुत्व की भावना, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। प्री के सेकंड पेपर में जो पहला यूनिट दिया है वो सारे गुण होने चाहिए, और जीएस के फोर्थ पेपर में जो लास्ट में एटीट्यूड लिखा हुआ है, एटीट्यूड के अंदर जो जो लिखा हुआ है, कंपैशन वगैरह सब कुछ, वो सब होना चाहिए। अगर इतना है तो आप बन ही जाएंगे, अगर नहीं है तो कैसे शो करोगे भाई, ये सोचो। अब इसके आगे की बात करते हैं। कार्य के वातावरण को भली भांति जानना चाहिए, वर्तमान समय की विभिन्न प्रकार की सामान्य बातों वार्ताओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सीधी बात है, करंट अफेयर्स की जानकारी होना चाहिए आपको अपने एरिया के बारे में। अब ये ना कहिए कि फलाना क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, अब तैयारी तो आप करेंगे, 1000 क्वेश्चन की पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट इंटरव्यू होगा आपका। तो देखिए सबसे पहले अपने बारे में, आत्मानम विद्ध नो दाई सेल्फ, अपने को जानिए, अपने को जानिए। आपके नाम का कोई अर्थ क्या है? कई बार होता है कुछ लोगों के नाम बहुत अटपटे से होते हैं ना, तो अब उनका अर्थ जानना चाहिए। जैसे एक लड़की का नाम था जिगीशा, तो उसे जानना चाहिए कि उसके नाम का मीनिंग क्या है। एक का नाम था प्रत्यूषा, तो उसका नाम मालूम होना चाहिए। अब जिग्नेश नाम होता है, गुजरात में तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर यूपी में कोई जिग्नेश है तो उसे पता होना चाहिए कि जिग्नेश क्या है। माँ बाप ने रख तो दिया गुजरात को देख के, लेकिन नहीं पता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अब सोमांक लिखा हुआ है तो सोमांक का मीनिंग पता होना चाहिए। विद्योत्तमा को, कालिदास का कहानी तो पता होनी चाहिए। मेरी एक स्टूडेंट थी, सक्सेसफुल हुई विद्योत्तमा, तो उसे पता होना चाहिए। उससे इंटरव्यू पूछा गया कि कालिदास के बारे में बताइए, कितने ग्रंथ लिखे हैं, क्या लिखा है। तो विद्योत्तमा जब नाम है तो कालिदास के बारे में पता होना लाजमी है, जरूरी है। तो ऐसे ही कभी कभी कुछ नाम यूं ही होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जबरदस्ती अर्थ मत बिठाइए। आप कहिए कि पेरेंट्स ने कुछ अलग से रखने के लिए मेरा नाम ये रखा है। अब अनेशा लिखा हुआ, अनेशा का जबरदस्ती मीनिंग निकाले तो इंटरनेट वाले कुछ तो झोंकी देंगे, लेकिन अनेश या अनेशा का कोई शास्त्रीय पौराणिक अर्थ नहीं है। लोग नाम डिफरेंट रखना चाहते हैं कि जिससे डिफरेंट हो, बस ये वही है। तो इसलिए जो है नाम के बारे में पता हो। जाति के बारे में पूछते नहीं लोग, क्योंकि जाति तो थोड़ा ये माना जाता है कि अगर पूछते हैं तो, इसलिए जाति के बारे में कोई आवश्यक नहीं जानना। कुल गोत्र आपसे पूछा नहीं जाएगा, शादी थोड़ी करने जा रहे वो लोग, तो जन्म पत्री नहीं पूछी जाएगी। आप जहाँ रहते हैं, आपका होम टाउन, जो होम टाउन के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति क्या है, बहुत कॉमन बात है, दुनिया जानती है। कोई भी जो इंटरव्यू थोड़ा बहुत देता है जानता है, ये सब तो जानना ही चाहिए। मुख्य बात जो आप लोग पूछते हैं कि आईएएस में क्यों जा रहे हैं, इस नौकरी में क्यों जा रहे हैं, इसका उत्तर नहीं मिलता। पहली बात, आप मेंस तक पहुंचेंगे ही तभी जब आप सही तरीके से जा रहे हैं। मेंस नहीं निकाल सकते अगर आपके माइंड में कहीं कुछ मलाल है, कहीं कोई मैल है। आप करोड़ों कमाने जा रहे हैं, पड़ोसी से बदला लेने जा रहे हैं। मैं अक्सर ये बातें कहता हूँ कि आप किसी के लिए शक्ति दिखाने जा रहे हैं, आप पैसा कमाने जा रहे हैं, हर शहरों में कोठियां हों आपकी सपना देख रहे हैं। अगर ये सब सपने देख रहे हैं तो मान लीजिए मेरी बात पे वो प्रकट हो जाएगा, मत देखिए। आप देशभक्ति के लिए जा रहे हैं, जनसेवा करने जा रहे हैं, आप देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। ये सब भी सोचने वाले व्यर्थ होते हैं, बिल्कुल। दोनों ही तरह के लोग, एक निरर्थ एक व्यर्थ, दोनों ही। अरे आपको एक नौकरी चाहिए, आप एक नौकरी के लिए जा रहे हैं, सीधी बात है, मैंने पिछले वीडियोस में कहा हुआ है। आपको एक नौकरी चाहिए, हर आदमी चाहता है कि उसकी नौकरी डिग्निफाइड हो, डिग्निटी से भरी हुई नौकरी हो। इस नौकरी में डिग्निटी है। शक्ति मत बोलिए, प्रतिष्ठा कहिए। डोमिनेंस मत बोलिए, डोमिनेंस मत बोलिए, डोमिनेशन मत बोलिए। मैक्स वेबर का शब्द है डोमिनेशन, डोमिनेशन मत बोलिए, जिसको उन्होंने कुछ अलग ढंग से बताया गया है। वो टॉपिक नहीं है यहाँ पर, मैं बाद में कभी बताऊंगा। आप उसको कहिए कि प्रतिष्ठित नौकरी है, एक ऐसी नौकरी है जिसमें कंटेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लोक नीति, ध्यान से सुन लीजिए, लोक नीति हर व्यक्ति नहीं बना सकता। चुनाव लड़कर ही व्यक्ति, एक बड़ी प्रक्रिया अलग है, राजनीतिक रुचि हर एक की अलग होती है। राजनीति में चुनाव लड़कर, किसी पार्टी में शामिल होकर, फिर विधायक या एमपी बनकर लोकनीति में भाग लिया जा सकता है। दूसरा तरीका लोकनीति में भाग लेने का, जनता के लिए नीति बनाने का, वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन। ये अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता जो मैं आपको बता रहा हूं। तमाम मॉक इंटरव्यू फैलाए लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मेजर लगाए हुए, तमाम कोचिंग वाले, उनको नहीं पता है कि आईएएस पीसीएस क्या करते हैं, क्योंकि कभी हुए नहीं। आईएएस पीसीएस से कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई उनकी, जो हैं अफसर में, दफ्तर में घुसने की हिम्मत नहीं लोगों की। क्या बताएंगे आपको, मेजें बड़ी लगा ली हैं, खाली मॉक करा रहे हैं साहब।
मॉक में वो नहीं, उनके यहाँ पढ़ा हुआ कोई पास भी नहीं होता। मॉक में तो लोग आ ही जाते हैं। आप लोग दिल्ली में जो रहते हो जानते हो, जगह जगह मॉक के बोर्ड लगे हुए हैं और आप हर जगह पहुंच जाते हैं। भाई हर जगह किस्मत आजमा रहे पता नहीं। सतर्क रहिए। मॉक इंटरव्यू कराने वाला अगर स्वयं क्वालिफाइड है तो ही भरोसा करिए, वरना ना करें तो आपके हित में, वरना आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, मैं क्या कर सकता हूँ, इट्स योर लाइफ। तो लोक नीति में अभी मैं आपको बराबर कहता हूं कि सरकारी अधिकारी जब निर्णय निर्माण करता है, जब डिसीजन मेकिंग करता है, तो वो केवल एक्ट पर चलेगा, केवल कानून पर चलेगा। यस, वो केवल कानून पर चलेगा। उस कानून को बनाने वाला कौन है? विधायिका, संसद, लेजिस्लेचर। लेकिन थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन विधायिका में आप भी कर सकते हैं, आईएएस पीसीएस बनकर। निर्णय निर्माण में नहीं, लोक नीति निर्माण में। मंत्री आपको बुलाएगा, कहेगा ये पॉलिसी बननी है, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करना है, आलेखन प्रालेखन एक तैयार करना है और आप इसके लिए बना के लाइए। ये तो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक पार्ट। यानी कि जब मंत्री से कहा जाता है कि विधि का मसौदा तैयार करें, मंत्री अपने विभाग का एक्सपर्ट है, वो अपने सचिव को बुला के कहता है, आप सचिव के स्तर पर होते हैं तो आप लोक नीति में भाग ले सकते हैं। लोक नीति में कई प्रकार से भाग लिया जाता है पब्लिक पॉलिसी में। यानी कि आप सीधे नीति निर्माताओं के सहायक बन जाते हैं। ये मत कहिए आप नीति निर्माता बन जाते हैं। नो, आप नीति निर्माता नहीं बनते। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मिलता है आपको। डेलीगेटेड यानी आपको दिया जाता है तो उनका काम। तो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कर सकते हैं। यानी लोक नीति में जो कि पवित्र कार्य है राज्य का सबसे अधिक पवित्र कार्य क्या है? लोक नीति का निर्माण। लोक नीति का मतलब है जिसमें कि जनता को संतुष्टि मिले, जनता के लिए वो सब कार्य पूरे हों जिसके लिए राज्य का निर्माण होता है, फॉर विच स्टेट इज फॉर्म। तो राज्य का निर्माण होता है लोक नीति के लिए, एक उत्तम लोक नीति बनाने के लिए, सुशासन के लिए। जब लोक नीति बनती है तो सुशासन जुड़ता है। जब सुशासन जुड़ता है तो नागरिक समाज जुड़ता है, सिविल सोसाइटी जुड़ती है। आप सिविल सोसाइटी के निर्माण में भी भागीदार हो सकते हैं। आप अपने जनपद, अपने जिले या अपने उपजिले, अगर आप एसडीएम हैं, अपने उपजिले को शिक्षण कर सकते हैं। याद रखिए, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनके मनमाने तौर पर नीतियां नहीं बना सकते, लेकिन एक अपनी इच्छा से शिक्षण जरूर कर सकते हैं। गांव गांव आप पाठशालाओं में जाके बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका भविष्य निर्माण कर सकते हैं, बच्चों के मन में जगा सकते हैं कि वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो प्रशासक बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। उन्हें करियर के बारे में बता सकते हैं जो उनका वो अध्यापक नहीं बता सकता जो प्राइमरी स्कूल में उनको पढ़ा रहा है। आप बता सकते हैं। आप विजिट तो करिए जाके बच्चों को। आप ये काम इंटरव्यू बता सकते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने ज़िले में या उप जिले में जहाँ भी मैं हूँ, अगर मैं प्रशासक बनता हूँ तो मेरी शिक्षण की बड़ी इच्छा है। बहुत प्रसन्न होते हैं इंटरव्यू बोर्ड वाले जब आप प्रशासक रहते हुए शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आपने ये कहा कि आप शक्ति के लिए जा रहे हैं, नीली बत्ती के लिए जा रहे हैं, लाल बत्ती के लिए जा रहे हैं, चपरासी अर्दली के लिए जा रहे हैं, आउट, भाग जाओ, गेट आउट। डांट के नहीं कहेंगे, मुस्कुरा कहेंगे, थैंक यू मिस्टर, थैंक यू मिस, आप जा सकते हैं, नमस्कार। शक्ति लेनी है, लठ ले लो हाथ में और 4 पहलवान किराए पे हायर कर लो। शक्ति है, माफियागिरी करो, क्या दिक्कत है? ये शक्ति के लिए नहीं जा रहे। जो लोग ये उछल के कहते हैं ना कि पावर के लिए जा रहे हैं, प्री भी नहीं निकाल पाते हैं, सोचते रह जाते हैं। रीजनिंग मैथ्स पढ़ते पढ़ते बेड़ा इनका जो है पूरी नैया पार लग जाती है, ऐसे ही पूरी उम्र निकल जाती है इनकी। जो शक्ति के लिए जा रहे हैं, दिल से जाइए, सेवा के लिए जाइए। सेवा शिक्षा है, एजुकेशन, इससे बड़ी सेवा नहीं है। इसमें आप जो देते हैं वो किसी चीज में नहीं देते। आप पैसा देके किसी को कुछ नहीं बना सकते, शिक्षा देके उसको बड़े से बड़ा आदमी बना सकते हैं। शिक्षक की भूमिका शिक्षक भूल गया है आज के जमाने में। आप अगर आईएएस पीसीएस बन के भी शिक्षक बनते हैं, जो मैं बना हुआ हूं, मैंने तो नौकरी छोड़ दी, लेकिन आप करते रहिए, लेकिन शिक्षण तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आप आईएएस इसलिए बनने जा रहे हैं, आपके सामने वो जनता होगी जो आपका विरोध नहीं करती। विरोध मुझे भी बर्दाश्त नहीं व्यक्तिगत, इसलिए मैं ब्लॉक करता हूं। इसलिए बर्दाश्त नहीं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है विरोध करने की। मेरे सामने कोई उनकी हैसियत नहीं। यस, इस बारे में अगर कोई कहे घमंडी तो बिल्कुल हूं, कह सकता हूं इस मामले में इगोइस्टिक हूं। इसलिए कि जब कोई नाम मात्र के लिए कहीं बराबरी नहीं है किसी भी प्रकार से, ना अनुभव में, ना उम्र में, ना पद में, ना किसी चीज में, किस बात का विरोध? किस मुंह से विरोध करते हैं ये लोग? इसलिए आपका विरोध कोई नहीं करने वाला होगा। आप सीट पे बैठेंगे, आपके सामने होगा, मन में कसमसा के रह जाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। जब आप पकड़ कान किसी को बैठाते हैं तो आप उसको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेगा। ये होता है। लड़का क्लास में क्यों पढ़ता है, बीएससी में क्यों नहीं पढ़ता, बीए में क्यों नहीं पढ़ता, इस कोचिंग में मेरे सामने क्यों पढ़ता है? फीस दी हुई होती है।
वो फीस उसको बाध्य करती है पहले पढ़ने के लिए, तो मैं उसको मोल्ड कर लेता हूं, तो उसको हफ्ते भर में समझ में आ जाता है कि सर लाजवाब पढ़ा रहे हैं। ये तब की बात है जब यूट्यूब नहीं था। आज तो यूट्यूब को देखते हैं लोग तो समझते हैं कि हाँ सर पढ़ा सकते हैं, लेकिन तब वो एक हफ्ते अगर बंद के बैठ गया तो उसको समझ में आ जाएगा। बंधे तो पहले, जब बंध गया तो पढ़ेगा। एक आईएएस के आगे, पीसीएस के आगे दुनिया बंधती है। ये शक्ति ही है, लेकिन हम शक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं। शक्ति तो है, इनबिल्ट है भाई। अगर मेरे पास एक 5 हॉर्स पावर का इंजन है तो उसके अंदर 5 हॉर्स पावर तो है ही है, उसमें कहने की क्या बात है, नथिंग टू से। तो आप आईएएस पीसीएस क्यों बनना चाह रहे हैं? आप बनना चाह रहे हैं कि आप लोकनीति में भाग ले सकते हैं, जनता का अधिक से अधिक लोक कल्याण कर सकते हैं। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति मत बोलिए, सारे लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे ये सब मत बोलिए, सबको ठिकाने लगा देंगे ये मत बोलिए। ऐसी बातें नहीं कहने की है। आप जा रहे हैं इसलिए आप एक बहुत बड़ी जनता के अधिकारी होंगे। आप उनको शिक्षण जरूर करेंगे, आप उनको मानदंड सिखाएंगे नैतिकता के, जब भी मौका लगेगा। आपकी बड़ी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, और मेरा कहना है दिल से रखिए, मजाक में नहीं लीजिए। आपकी बड़ी तीव्र इच्छा है कि जब आप एक पद पर पहुंचे, जिला या उपजिला अधिकारी बने, तो आप अपने जिले या उपजिले की जनता को कैंप आयोजित करके उनको जो है सिविक सेंस सिखाएं। आज के समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सिविल सोसाइटी डेवलप हो। हमारे भारत में सिविल सोसाइटी डेवलप नहीं हो रही है। लोगों को अधिकार कर्तव्य नहीं पता है, मुंह में जबान में लगाम नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपमान नहीं होता किसी का। तो हमारे देश में आजकल यही हो रहा है कि आप चैनल्स देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कमेंट्स देखिए, लोग कितना बकवास करते हैं, लोग कितनी गाली बकते हैं, कितना क्या करते हैं। कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई टीच करने वाला नहीं है। आप आईएएस पीसीएस बन के आपकी शक्ति के सामने वो जो है दबे रहेंगे, लेकिन आपकी बात सुनना पड़ेगा उन्हें। जब सुनना पड़ेगा तो मन में धारण भी करेंगे, सोचेंगे भी। युवा पीढ़ी ऐसी है कि अगर एक बार सुन ले और उसको समझ में आ जाए तो मानती भी बहुत है। उसे कोई बताने वाला नहीं है तो उच्छृंखल हो रहे हैं, उद्दंड हो रहे हैं, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। तो आप कहें शिक्षण जरूर रखिए अपने में। इस पर आप कोई क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन पूरे भी वीडियो से मैं आपको डिसएग्री करने का अधिकार नहीं देता, बिल्कुल ना मात्र। अगर आप डिसएग्री करें तो आप ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिसएग्री करने का आपको मैं कोई राइट नहीं देता। मैं जो बता रहा हूं आप माने या ना माने, ये आपका अपना डिस्क्रिप्शन है, जैसा आप चाहें, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वही उचित है, क्योंकि इतने लोग निकलते हैं और इतनों का मॉक मैं कर चुका हूं, इतने लोगों को करता हूं। अभी भी ऑनलाइन मॉक चल रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स के, जो कानपुर में हो रहे हैं, चल रहे हैं। वो केवल हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं, बाहर के स्टूडेंट्स के लिए नहीं। और बाकी तो कल 10 तारीख तक दिल्ली में मॉक था हमारा, जो यूपी पर था, उत्कर्ष एकेडमी का, उत्तर प्रदेश पर विशेष आयोजन, वो संपन्न हो चुका है। तो इसके बाद अगली बात बताने जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि जिस्ट रूप में, सार रूप में एक बात है कि आप जा रहे हैं किसके लिए। आप जा रहे हैं लोकनीति के लिए। बार बार मैं 2-3 बार दोहरा दिया मैंने, लोकनीति के लिए जा रहे हैं। आप थोड़ा शिक्षण करने के लिए जा रहे हैं। शिक्षित जनता आपका काम आसान कर देती है, याद रखिए। शिक्षित जनता प्रशासन का काम आसान करती है। हम अगर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, अगर पंचायती राज करते हैं, तो पंचायती राज में उन्हें शिक्षण करना भी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। तो हम पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, कर्मचारी हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें बताएंगे जाके कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कितना बड़ा अहम योगदान है। ये जो स्थानीय संस्थाएं, इनका कितना बड़ा योगदान। थोड़ा डिफरेंट कहिए और बढ़िया कहिए। अगर आप कहते हैं कि स्थानीय संस्थाओं का योगदान बताएंगे और ये करेंगे तो एक अलग आंसर है आपका। और सच बताऊंगा आपको कि आप कलेक्टर बन के अगर ये सब करेंगे तो आप बहुत बड़ा ऊंचा नाम होगा आपका, और ये कोई नहीं कहता है, इसलिए ये कहिए। तो आपको ये सब बातें कहनी है। लोकनीति वाली बात हो गई, स्थानीय संस्थाओं वाली हो गई, शिक्षण वाली हो गई, ये सारी बातें हैं। आपके अंदर एम्पैथी, सिंपैथी सब होनी चाहिए, ये तो है ही। अच्छा, अब इसके अलावा मैं बताने जा रहा हूं, आप हमेशा प्रसन्न चित्त रहिए। पर्सनैलिटी वाइज जो है आप प्रसन्न चित्त रहिए। प्रसन्न चित्त का मतलब क्या है? एकदम ये नहीं कि बहुत ही हंसते उससे चले जा रहे हैं, नहीं, एकदम चेहरे पे भाव, एकदम प्रसन्नता का। इसके लिए ये करिए कि आप पहले से, इंटरव्यू के पहले थोड़ा हंसिए, बोलिए लोगों से। आपके साथ में अगर आपके मित्र, माता पिता, भाई बहन, दोस्त कोई भी गए हों साथ में, तो उनके साथ में थोड़ा हंस बोल के आइए, आराम से। हॉल में बैठ के आप हंसेंगे, बोलेंगे
तो अच्छा नहीं लगेगा। पहले से थोड़ा सा अपनी तैयारी करके आइए कि आप जो है हंसते बोलते हुए यानी प्रसन्न चित्त रह के आइए। ऐसी चीज़ें ना करें जो आपको इरिटेट करें वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें ना करके जाएं। मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खाना ठूस ठूस के खा लिया, नाश्ता बहुत ज़्यादा कर लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, डकारें आ रही हैं, पेट फूल रहा है, ये सब नहीं। हल्के फुल्के रहिए, बहुत ही एकदम अच्छे से लगिए, बिल्कुल देखने में लगे कि एकदम आप बिल्कुल एकदम एक्सेप्टेबल हैं, बिल्कुल कि अरे आपको तो इंटरव्यू बोर्ड नहीं लेगा तो किसको लेगा भाई, आप तो आपके जितने भी चीज़ें हैं। अभी एक लड़के ने पूछा, मेरे एक साथी हैं सेल्स टैक्स में रहे हैं साथ मेरे, उन्होंने पूछा कि उनका बेटा ये कह रहा है कि वो उसकी संस्था की या यूनिवर्सिटी की जो छात्र लीडरशिप में चुनाव में खड़ा हो या ना खड़ा हो, कुछ लोगों ने उसे बता रखा है कि अगर वो ऐसा करता है तो ये पॉजिटिव होगा। नहीं, पॉलिटिक्स में भाग लेना आईएएस पीसीएस के लिए पॉजिटिव नहीं है। कम्युनिस्ट मूवमेंट्स में आप भाग लेते रहे तो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। नक्सलवादी माओवादी की तो बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो कहाँ कह नहीं सकते हम। एक ज़माना था कि ऐसी संस्थाएं हैं भारत में, विश्वविद्यालय, जहाँ लोग ये भी सोचते हैं और आईएएस भी बनते रहे हैं। आजकल उनका परसेंटेज इसीलिए कम हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ठीक है, बट आप स्वयं कम्युनिस्ट ना हो, आप माओवादी मार्क्सवादी स्वयं ना हो। उनकी आइडियोलॉजी पसंद करें, उनके अनुसार आप कोटेशन दे सकते हैं, उनके अनुसार आप बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू माओ को भरसक कोट ना करें। माओ को कोट करना ज़्यादा सही नहीं है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखने की होती हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको, विशेष तौर पर ध्यान में रखने की। एक मिनट, अगर आपसे कहा जाए कि आपको आगे बढ़ना है तो गलत तरीके अपनाएंगे कि नहीं, सब लोग जानते हैं कि इसका उत्तर कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ गलत तरीके अपनाएंगे। आप सही तरीके से चलेंगे, आपको विश्वास जाहिर करना है। जवाब ये नहीं देना कि सही तरीके में देर है। मान लो आपका प्रश्न ये है कि सही तरीके में देर लगेगी, गलत तरीके से आप चलेंगे जल्दी काम हो जाएगा, तो क्या आप गलत तरीका अपनाएंगे? नहीं। फोर्थ पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है। तो नहीं, आप स्पष्ट कहिए, दबाव दे, मतलब पूरी तरह जोर दे कहिए कि नहीं सर, मेरा ये मानना है कि अगर सही तरीका होता है उसका कार्य हमेशा सही होता है और ये जल्दी होता है। क्योंकि सही तरीका, उसका नाम ही सही तरीका इसलिए है क्योंकि वो पूरी एफिशिएंसी वाला तरीका होता है। मैं सही तरीके अपनाने में विश्वास करता हूँ और सही तरीके से हमेशा काम ठीक होता है, वो ज़्यादा ठीक है। ये कहिए ही मत कि उसमें देरी होगी, देरी होने का मतलब ही नहीं, ये कहने की बात ही नहीं। दिए गए काम के प्रति आपकी रुचि, उत्सुकता। आपसे पूछा जाए कि बोर वर्क कौन सा आपको लगता है, नीरस काम क्या लगता है, याद रखिए आईएएस बन के आपको सब कुछ करना पड़ेगा। कोई पूछे कि आपको नीरस कार्य क्या लगता है, बहुत अच्छा उत्तर है इसका, सोचिए क्या है, क्या उत्तर हो सकता है आपके लिए? नीरस काम है अनैतिक कार्य। अगर आपसे कोई अनैतिक कार्य करने के लिए कहा जाता तो बहुत नीरस कार्य है, और आप नीरस कार्य करने में कतई विश्वास नहीं करते। आप हर सरस कार्य करना चाहते हैं। आप हमेशा वो कार्य करना चाहते हैं, वही काम आपको अच्छे लगते हैं जो सरस हैं, यानी कि जो नैतिक कार्य है। ये कहना है आपको। बॉडी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, इसीलिए मैं टोक देता हूं। कल एक बच्चे को बुरा भी लग गया, उसने कहा सर आपने तो मेरी धुलाई कर दी। धुलाई नहीं, मुझे बताना मेरा फर्ज है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, दूसरे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं। मेरे चैनल का एक नियम है कि जब मैं किसी से कुछ कहूँ तो कोई दूसरा उसको कुछ नहीं कहेगा। आपका अधिकार नहीं है दूसरे को मजाक बनाना, आपका अधिकार नहीं। यही बताने के लिए मैंने कमेंट उनके पहले ओके किए। ओके करने के बाद मैंने कहा कि किसी को अधिकार नहीं है। उसने गलती से कहा, हर जगह की बोली होती है। आजकल सीरियल नाटक भी जितने भी होते हैं सब इनमें ये बोलियां प्रचलित हैं। एक्चुअली ये निहायत बेवकूफ़ हैं, सच बात। ये एग्जैक्ट वर्ड मेरे जबान से निकल ही जाता है, किसी को बुरा लगे तो लगे। ये जो हैं, जो लोग दिखाते हैं कि फलानी लड़की सीरियल में डीएम बनी है, फलानी एसडीएम बनी है। एक बार में तो वो वीडियो बना दिखाया गया, एक लड़की को कहीं कुछ दिखाया गया। इन्हें रत्ती भर तमीज़ नहीं है कि एग्जैक्टली ये अधिकारी करते क्या है, इन्हें यही नहीं पता। तो ये लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि जब दो लोग मिले, दो दोस्त मिल रहे हैं, उनका लड़का, वो बच्चा छोटा था आपका, अब तो बड़ा हो गया होगा, हाँ डीएम लग गया है, डीएम लगा है। अरे लगा क्या है? चपरासी लगा है क्या? या कोई वो जो है क्या कहते हैं उसको, चौकीदार लगा है क्या? भाई चपरासी चौकीदार पोस्ट का भी मैं पूर्ण सम्मान करता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन यहां पर मैं एक बात कह रहा हूं, हर पद का एक अपना अलग गरिमा होती है। तो उस पद के लिए ये शब्द इस्तेमाल होते हैं कि चपरासी लग गया, चौकीदार लग गया। लेकिन डीएम लग गया, एसडीएम लग गया थोड़ी होता है। फलाना लड़का मंत्री लग गया, हमारा लड़का मंत्री लगा नहीं। इसलिए मैंने उस बच्चे को टोका था। ऐसे नहीं बोलते। मेरा टोकना गुरु का टोकना है, लेकिन आप लोग मजाक नहीं बनाएंगे किसी को भी। जब मैं कुछ टोकूं तो आप शांत रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। आगे से मैं कमेंट ओके नहीं करूंगा इस तरह के।
तो इसलिए आप किसी को मत कहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई अपमानित करने वाली बातें करता है, कुछ भी करता है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप उसको शालीनता में रहते हुए उसको विरोध करने के लिए आप कह सकते हैं कि ये गलत बात है। पहली बात तो मैं कमेंट होके नहीं कर, हम तो उनको ब्लॉक कर ही देते हैं पहले से ही। लेकिन बाय द वे अगर हो गया हो, आप संतुलित हैं या नहीं, ये बात बहुत ज़रूरी जाननी। आर यू बैलेंस्ड और नॉट? बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बैलेंस्ड हों, यानी कि आप मध्यम मार्गी हों, ये बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल इसमें इतना। सभी लोगों को गॉड ब्लेस यू। जो अभी दे रहे हैं इंटरव्यू, उनके लिए तो गॉड ज़रा जल्दी ही ब्लेस कर दें उन्हें, तुरंत वो निकल जाए। और कल एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा था कि सर मेरा मेंस में हो गया है और ये वो करके कुछ, तो मैंने लिखा था कि आप अपना इंटरव्यू लेटर फोटो भेजिए, नहीं भेजिए आज तक। भैया सही बोला करो हमसे, गलत बातें ना बोला करो, क्योंकि अगर हो गया है तो भेजने में, इंटरव्यू लेटर भेजने मुझे कोई नहीं। जबकि मैंने नीचे लिखा था कि मैं आपके नाम का कभी प्रयोग नहीं करूंगा, ये कि मैं कहूँ कि ये लड़का मेरे यहाँ से निकला था, ये सब कर्म मैं नहीं करता। जिसको मैं इंटरव्यू के लिए गाइड करता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ, निःशुल्क टाइम देता रहा हूँ बराबर। इस बार मना कर दिया मैंने, और निःशुल्क टाइम देता रहा हूँ बराबर। कभी मैंने उनकी फोटो नहीं छापी है कि ये मेरे स्टूडेंट। अगर मैं छापूं भी तो कोई मना नहीं कर सकता, मैं फॉर्म भरवा लूँ पहले ही। तो मैंने लिखा था कि मैं आपका फोटो नहीं छापूंगा, आप अपना, एक तो फोटो नहीं थी उस पर जो व्हाट्सएप था, और उसमें ही लिखा हुआ था कि मैं, या तो मुझसे क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछ लो, कोई बात नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मेरे तक व्हाट्सएप का कुछ भी नहीं आने देते, लेकिन चूंकि उसमें लिखा था कि मैंने मेंस क्वालिफाई किया है, तो उन्होंने वो क्वेश्चन बना रहने दिया। तब मुझे फ़ोन दिया, मैंने देखा, जवाब दिया कि आप अपना इंटरव्यू लेटर भेजिए। मुझे भरोसा तो हो। पहली बात ये है, एक लड़की मेरे यहाँ हर बार 3 बार कहती रही कि सर मेरा MP में इंटरव्यू में हो गया, मेरा फलानी जगह। मैंने लेटर तो ले आओ एक बार। वो तो मेरी स्टूडेंट थी, यहाँ पढ़ती थी, क्लास में कभी आती नहीं थी, दुनिया जहान उसे घूमना होता था हर जगह। पता नहीं आज यहाँ है कल वहाँ है, पता नहीं एडमिशन क्यों ले रखा था, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लोगों का होता है पुराने जन्म का कर्जा होता है, या कुछ लोग होता है भाई दान देने में विश्वास करते हैं, ब्राह्मणों को हो सकता है, ये भी बात होगी। और क्या कह सकते हैं, जब पढ़ना नहीं था तो। और फिर उसके हर जगह बहाना, हर जगह बहाना, एक एक बहाना, ऐसे बहाने बनाती। फिर फाइनली राजस्थान में उनका इंटरव्यू हो गया। राजस्थान वो जयपुर जा रही थी। मैंने कहा कि आप फोटो भेजो, वो भेजो, अपना इंटरव्यू लेटर भेजो। नहीं भेजा, तब भी आज दिन तक कभी नहीं भेजा, किसी सफलता का कोई प्रमाण नहीं भेजा कभी। अगर आप सफल हैं, ईश्वर से मेरी कामना है कि आप सफल हैं, तो सफल होइए, लेकिन ईमानदारी बरतिए। और एक ईमानदार आदमी की ईमानदारी पहचानिए भी। आप अगर अपना लेटर भेजते, मैंने जबकि नीचे ही लिख दिया कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, तब भी भरोसा नहीं हुआ इस बात का। अगर निकले हैं वास्तव में तो गलत चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। फिर भी मैंने वीडियो तो बनाया ही आपके लिए, मैं बना रहा हूँ और भी बना रहा हूँ अभी।